हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि इससे पहले वाले टॉपिक की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये उसी टॉपिक से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसके लास्ट वाले टॉपिक के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा। और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाली थी, जो कि अक्षीय रेखा पर आती थी 2kp/r³ और निरक्षीय रेखा पे कितनी आती थी kp/r³, यानी कि अक्षीय रेखा की जस्ट आधी आती थी। ठीक है कि नहीं। अब मेन बात आती है कि ये जो टॉपिक अपने को क्या बताता है, ये टॉपिक बताता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर एक द्विध्रुव को मैं रख देता हूँ तो उसके ऊपर बल आघूर्ण जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा, वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले तो अपने को डिफाइन करना पड़ेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र तुम लोगों को याद हो तो विद्युत बल रेखाओं के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं। यही पढ़ा था ना अपन ने। उस टाइम पे मैंने बताया था एक समान विद्युत क्षेत्र, अगर आप लोगों ने ढंग से देखा है वो वीडियो, तो उसके अंदर अपन ने बताया था कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जहाँ पर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, समान हो, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर मान लिया कि ऐसा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे भी समान है, यहाँ पे भी समान, सभी जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, समान हो, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, अब एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए अपन ने बताया था कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे से क्या होती है, समान दूरी पर होती हैं। ऐसे देखो, ऐसे है, ये मान लेता हूं मैं विद्युत क्षेत्र रेखा की। और अपन ने ये भी बताया था कि विद्युत क्षेत्र जो रेखा है वो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र के ग्राफीय निरूपण को प्रदर्शित करती है। तो ये है अपने पास में एक विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना कि इनकी सबकी जो बीच की दूरी क्या है, सेम है और एक दूसरे के समांतर भी है। अब देखते हैं अपन, तो इसके अंदर ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो यहां पे मैंने क्या रख दिया, एक द्विध्रुव को रख दिया। मान लिया ऐसे ही एक द्विध्रुव है, ये रहा द्विध्रुव है। और द्विध्रुव के बारे में तो अपन जानते हैं -q और +q, और बीच की दूरी कितनी, 2a, और यही तो क्या होता है, द्विध्रुव होता है। ठीक है, इसको मैं विद्युत ये जो क्षेत्र है उससे थीटा कोण पे रख देता हूँ, इससे ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। इस पॉइंट को नाम दिया अपन ने a, इसको नाम दिया अपन ने b, इसको नाम दिया c। क्लियर। अब एक चीज देखो, आप यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही है ना, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था कि जब अपने पास में विद्युत बल रेखाएं जो होती है ना, वो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कहीं ना कहीं क्या है, धनात्मक आवेश है, जिसकी वजह से ये निकल रही है यहाँ से। यानी यहाँ पे क्या है, धनात्मक आवेश है, एक समान धनात्मक आवेश है, इसकी वजह से यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। और यहाँ पे क्या है, कोई ऋणात्मक आवेश है, जिसके कारण ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस साइड में आ रही है। क्लियर बात है ना। तो अब देखो, एक चीज देखो, यहाँ पे धनात्मक है और यहाँ पे ऋणात्मक है, तो यहाँ पे ये जो आवेश है इसका मान क्या है, -q है, इसका मान क्या है, +q है। तो यहाँ पे ये जो -q है और यहाँ पे क्या है, +q, तो माइनस और प्लस के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा, जो कि कैसा बल होगा, बोलो, आकर्षण बल, है ना। इन दोनों, ये जो दोनों आवेश हैं इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल, यानी कि इधर लगेगा बल F। कितना लगेगा, बल F। ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर भी कितना लगेगा, F, क्योंकि आवेश का मान समान है। अब देखो किसकी वजह से लग रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की वजह से। तो यानी कि एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे द्विध्रुव को रख रखा है और यहाँ पे अपन ने बल लिया, है ना। यहाँ पे एक बल लग रहा है, एक यहाँ पे बल लग रहा है, यानी कि इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है ना। तो क्या होगा, और परिणामी जो बल है, ये बल और ये बल क्या है, बराबर है। तो इस बल का जो मान है वो कितना है, QE,
क्योंकि अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर F अपॉन में Q, तो F बराबर कितना आएगा QE, और यहाँ पे भी F बराबर कितना आएगा QE। यानी कि किसी बिंदु पर जो परिणामी बल है वो तो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। इसके ऊपर जो परिणामी बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0। तुम देखो कि यहाँ पे एक ये द्विध्रुव मान लिया अपन ने, जितना बल इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, ठीक है कि नहीं। सोचो यहाँ पे मान लिया कि तुम लेटे हुए हैं यहाँ पे, यानी कि एक आदमी तुम लोगों को इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, ठीक है। दोनों का बल का मान क्या है, समान है, ठीक है। तो बल का मान समान है तो परिणामी बल तो तुम पर कितना लगा, 0, है ना। परिणामी बल तो कितना लगा, 0 लगा। तो परिणामी बल 0 लग रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे परिणामी बल 0 होगा तो ना तो तुम इधर गति करोगे ना ही इधर गति करोगे, क्योंकि स्थानांतरीय गति कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि बल नहीं लग रहा होता है तो उस कंडीशन में स्थानांतरीय गति कितनी होती है, 0। परंतु एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, कार्य रेखा दोनों की भिन्न भिन्न है, यानी कि ये यहाँ लग रहा है ये कि यहाँ लग रहा है। तो तुम देखो यहाँ से इसको इधर खींचेगा तो ये इधर जाएगा और ये इधर खींचेगा तो इधर जाएगा, यानी कि ये रोटेट करेगा अपनी ही जगह पे, क्या करेगा, घूर्णन करेगा ऐसे, ठीक है। और वही चीज़ क्या होती है, बल आघूर्ण होती है। यानी कि अगर कोई कण अपनी जगह पर घूम रहा होता है तो उसके लिए अपन बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। और बल आघूर्ण के बारे में अपन ने पढ़ा है कि जो कार्य रेखीय गति के अंदर बल करता है वही कार्य जो घूर्णन गति के अंदर क्या करता है, बल आघूर्ण करता है। तो अपने को बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तुम सोचोगे कि अगर तुम लोग यहाँ पे हो, एक कोई बल इधर से खींच रहा है एक इधर से खींच रहा है ना, तो तुम लोग खुद चक्री काटने लग जाओगे। ये भी चक्री तो काटेगा, देखो ऐसे घूमने लग जाएगा तो तुम खुद काटने लग जाओगे। तो ये तो एक क्या है, द्विध्रुव है। तो यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे ये जो बल आघूर्ण जो लगा है ना, बल आघूर्ण लगा, इसी बल आघूर्ण का मान मुझे ज्ञात करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले परिणामी बल की अगर मैं बात करता हूँ, परिणामी बल F नेट क्या आएगा, QE माइनस का QE बराबर 0। QE माइनस का QE, क्योंकि QE बल इधर लग रहा है और QE बल इधर लग रहा है। क्लियर है। तो ये तो आया अपने पास में परिणामी बल। इसके बाद में बल आघूर्ण मुझे निकालना है। अगर परिणामी बल 0 है इसका मतलब क्या हुआ, स्थानांतरीय गति नहीं होगी। किसी कण पर अगर परिणामी बल 0 है, यानी कि यहाँ पे कोई कण है, इसके ऊपर इधर भी जितना बल लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, तो ना तो ये इधर गति करेगा ना ही इधर गति करेगा। लेकिन कार्य रेखा भिन्न है, यानी कि ये यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे लग रहा है, दोनों की कार्य रेखा, यानी कि ये तो इस दिशा में लग रहा है, एक ये इस दिशा में लग रहा है, यानी कि दोनों की कार्य रेखा क्या है, भिन्न है। तो कार्य रेखा भिन्न होने के कारण ये घूर्णन गति करेगा। क्या करेगा, घूर्णन गति। और घूर्णन गति मतलब किसी पॉइंट के सापेक्ष अपनी ही जगह पे घूर्णन करेगा, ठीक है, और वो घूर्णन गति होगी। तो अपन को क्या निकालना है, घूर्णन गति हो रही है यानी कि बल आघूर्ण है, यानी कि घूर्णन गति का बल निकालना है अपने को। घूर्णन गति में जो बल होता है, और घूर्णन गति में बल का कार्य कौन करता है, बल आघूर्ण करता है। और जिसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, बल आघूर्ण बराबर कितना होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को तो अपन दर्शा रहे हैं टो से। बल कितना लग रहा है, F, तो ये लग रहा है F गुणा लंबवत दूरी, यानी कि लंबवत दूरी तो देखो ये है BC, ठीक है, गुणा BC, समीकरण नंबर 1। क्लियर। तो यहाँ से आया अपने पास में समीकरण नंबर 1। तो अब मैं क्या कर दूँ, अगर बल का मान निकाल दूँ और BC का मान निकाल दूँ और समीकरण नंबर 1 में मान रख दूँ तो बल आघूर्ण का मान निकल जाएगा। तो बल का मान तो अपने को सीधा दिख रहा है, F बराबर कितना है, QE। F बराबर कितना होता है, QE। क्यों ऐसा, क्योंकि अपन जानते हैं E बराबर F अपॉन में Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो F बराबर QA आ जाएगा। अब मैं निकालना है BC का मान। तो ये थीटा है इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कितना आएगा, साइन थीटा बराबर, ये साइन थीटा है अपने पास में, साइन थीटा में निकालूं क्योंकि मुझे BC का मान निकालना है। तो साइन थीटा के सामने तो क्या है, लंब है, तो लंब का मान मुझे निकालना है। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, BC बट्टा कर्ण का मान कितना है, 2a, यानी कि BC बटे 2a। तो यानी कि BC बराबर कितना हुआ, 2a
साइन थीटा। अपने को यही दो मान तो निकालने थे, एक एफ का निकालना था और एक बी सी का मान निकालना था और समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 के अंदर अपन मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 के अंदर अपन मान रख रहे हैं, तो देखो तुम क्या होगा, तो बराबर एफ का मान तो क्या रख दूँ मैं, क्यू ई। तो यहाँ पे रखा अपन ने क्यू ई गुणा बीच का मान, बीसी का मान कितना है बोलो, 2a साइन थीटा। हाँ बिल्कुल, कितना है, 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो q इंटू में 2a, q इंटू में 2a क्या होता है, अरे क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p के बारे में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अरे भूल गए ना तुम लोग। p बराबर कितना होता है, q इंटू में 2a। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो बराबर pe साइन थीटा। ठीक है, अगर सदिश रूप में लिखूं इसको मैं, तो बराबर, अपन जानते हैं ये सदिश राशि है और जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी सदिश राशि है और ई भी क्या है, सदिश राशि है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, पी क्रॉस ई, यानी कि सदिशों का सदिश गुणनफल। देखो हर जगह पे 11th काम में आ रही है, तो यहाँ पे आया सदिशों का सदिश गुणनफल। तो ये आ गया अपने पास में, तो बराबर पी ई। क्लियर बात। अब कंडीशंस ले लेते हैं अपन। केस फर्स्ट, जब थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री, थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री। देखना है इनकी कंडीशंस, यानी कि यहाँ पे जो आवेश है वो यहाँ ऐसे रखा हो, ये जो द्विध्रुव है वो इस प्रकार से रखा है ऐसे, यहाँ पे धनात्मक है और यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो बल लगेगा, यहाँ पे जो बल लग रहा है, एक तो क्यू ई इधर, एक इधर, क्यू ई इधर और क्यू ई इधर, यानी कि अब देखो बल इस पॉइंट के ऊपर लग रहा है, इस साइड में बल जो लग रहा है, ये जो पॉइंट है इस साइड में लग रहा है क्यू ई और इस साइड में लग रहा है क्यू ई, बल तो उतना ही लगेगा। ठीक है, तो ना तो स्थानांतरीय गति होगी ना इसकी घूर्णन गति होगी इस कंडीशन में। ठीक है कि नहीं, इधर बल लग रहा है, इस साइड में लग रहा है, यानी कि थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर 0 यानी कि टो बराबर पीई साइन 0 यानी कि 0, पीई साइन 0 यानी कि 0। तुम खुद ही देखो बल, इसका मतलब क्या हुआ, बल आघूर्ण कितना हुआ, 0। अब तुम देख लो यहाँ पे ये रखा हुआ है, अगर मैं इतने बल से इधर खींच रहा हूँ, ये इधर से इतने ही बल से इधर खींच रहा हूँ, तो बल आघूर्ण थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। यानी कि ये बात सही बताई है, फॉर्मूले से भी सही है और अपन देख भी पा रहे हैं इस बात को, है ना। तो यहाँ पे आया बल आघूर्ण 0, यानी कि ये जो सबसे स्थायी स्थिति है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये जो द्विध्रुव है सबसे स्थायी रहता है। क्या रहता है, स्थायी, हिलने डुलने की कोशिश ही नहीं करेगा। क्यों करेगा, बल का मान भी बराबर है दोनों साइड में, है कि नहीं, और क्या है अपने पास में एकदम जो थीटा का मान भी 0 है। सेकेंड कंडीशन, केस सेकेंड, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, थीटा का मान कितना है, 90। जब थीटा का मान कितना है, 90 है, तो टो बराबर कितना आएगा बोलो, पी साइन 90, पी साइन 90, पी साइन 90, यानी कि टो बराबर कितना आ गया, पी। अब तुम देखो यहाँ पे पी साइन 90 मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे अपन ने रखा है इसको ऐसे, है ना, ऐसे रखा अपन ने। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, एक विद्युत क्षेत्र इस साइड में लग रहा है। तो इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान कितना आएगा, अधिकतम आएगा। अरे तुम देखो क्या हुआ, थीटा का मान 90 है, तुम सोचो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे है, एक बल इधर लग रहा है तो कितना घूमेगा, ये इतना घूमेगा। अगर ये यहाँ है तो सबसे ज़्यादा इसी कंडीशन में तो घूमेगा, यानी कि यहाँ से घूमकर ये इतना आएगा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा बल आघूर्ण जब थीटा का मान 0 है, यानी कि जो बल आघूर्ण का मान क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा इस स्थिति में। देख लो तुम, और वैसे भी देख लो कि साइन थीटा का मान, साइन 90 का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो मान आ रहा है वो अधिकतम आ रहा है। क्लियर। ऐसे ही मैं केस थर्ड की बात करता हूँ, जब थीटा का मान जो है 180 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे ये जो है इसको ऐसे रख दिया जाए, ऐसे, यानी कि धनात्मक इस साइड में और ऋणात्मक इस दिशा में। धनात्मक तो इस दिशा में है और ऋणात्मक है इस दिशा में। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये धनात्मक था और यहाँ पे ऋणात्मक, यानी कि धनात्मक धनात्मक आ गया इस साइड में। ठीक है, तो ये धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। यहाँ पे ऋणात्मक और इस साइड में भी ऋणात्मक, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित। यही तो होगा। तो यानी कि परिणामी बल तो अब भी 0 है, यानी कि टी बराबर टो बराबर पीई साइन 180 डिग्री, कितना आएगा, 0।
180 डिग्री। लेकिन सबसे अस्थायी कंडीशन है ये, अस्थायी स्थिति है। क्यों है अस्थायी स्थिति? क्योंकि ये जाने की कोशिश कर रहा है इस साइड में, प्रतिकर्षण तो हो रहा है नहीं, जाने की कोशिश करेगा इस साइड में, यानी कि सबसे ज़्यादा अस्थायी की स्थिति रहती है। तो ये हुआ अपने पास में एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए अपन ने क्या निकाला है, बल आघूर्ण का मान निकाला, जिसका मान आया टो बराबर पी ई साइन थीटा। और क्या करेंगे, इसको अपन सदिश रूप में लिख सकते हैं, टो बराबर पी क्रॉस ई। और कंडीशंस भी अपन ने तीनों देखी कि कैसे कैसे किस प्रकार से आती है। सबसे ज़्यादा स्थायी है, सबसे ज़्यादा जो अधिकतम बल आघूर्ण का मान निकलता है, और सबसे ज़्यादा अस्थायी है, वो तीनों कंडीशन अपन ने देख ली। अब इसके देखते हैं अपन कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, समझ में आती है ना बात? तो एक बार समझो, इसको नोट करो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा के कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो। तो देखो, ये जो अपन ने पढ़ा है ना, ये वापस अपन बता दें साथ साथ में कि ये जो तभी वैलिड है ना जब तक अपन पहले वाले लेक्चर साथ साथ में देख रहे हैं। अगर लेक्चर अपन पहले वाले साथ में नहीं देख पा रहे हैं तो इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, है ना। तुम पढ़ रहे हो, मुझे पता है, तुम लोगों पे विश्वास है मुझे पूर्ण, है कि नहीं? पढ़ते तो हो ही डेली। देखो, एक दिन भी तुम ऐसे नहीं जाने देते कि बिना पढ़े हुए जा रहा है तुम्हारा दिन, है ना। चलो अब आगे करते हैं अपन, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और बार बार मैंने बताया है कि अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं इनके, तो अपने को फिजिक्स करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। कुछ लोग डेरिवेशन को कर लेते हैं, तैयार कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, लेकिन जब उसको अप्लाई ही नहीं करना आता तो ये जो चीज़ है वो कोई काम की नहीं है। तो इनके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो न्यूमेरिकल्स जितने करें उतने ही कम है ना। कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो सके उतने न्यूमेरिकल करें, लेकिन जितने भी ज़्यादा करते हैं उतने ही कम रखते हैं अपने को न्यूमेरिकल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में, पहला क्वेश्चन है, दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रो कूलम परस्पर 2 mm की दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, दो आवेश है, माइनस का 1000 कूलम है माइक्रो कूलम, और ये प्लस का 1000 माइक्रो कूलम। बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 mm, 2 mm। ठीक है कि नहीं? ठीक है, और जो थीटा का मान है वो 30 डिग्री दे रखा है, और जो ई का मान दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 15 × 10⁴। मान लेते हैं अपन, क्या बताया इसको, ये ऐसे है, मान एक द्विध्रुव है जिसके आवेश जो है कितने हैं, माइनस का प्लस माइनस 1000 माइक्रो कूलम, और जो बीच की जो दूरी है वो है 2 mm की, और थीटा का मान दे रखा है इतना, और ई का मान दे रखा है इतना। ठीक है, कितना दे रखा है, 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो यानी कि इसके अंदर रखने पर, यानी क्या बोल रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम में एक द्विध्रुव है जिसका मान 1000 माइक्रो कूलम है, तथा बीच की दूरी ये है, थीटा कोण बराबर 30 डिग्री है। तो इसको रखने पर इसका बल आघूर्ण का मान कितना आएगा? तो सॉल्यूशन करते हैं मैंने इसका। तो सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो गिवन डाटा, Q का मान कितना है, 1000 माइक्रो कूलम। ठीक है, थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। दूसरा मान 2a का मान कितना दे रखा है, 2 mm, यानी कि कितना आएगा, 2 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि मीटर में चेंज करना पड़ेगा अपने को। और यहाँ पे जो ई का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकाल रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, P बराबर Q × 2a। तो Q का मान बोलो कितना है, 1000। ठीक है, ये ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, तो 10⁻³ ठीक है, गुणा 2a। 2a का मान देखो कितना है, 2 mm, यानी कि 2 × 10⁻³ यानी कि P का जो मान आया अपने पास में कितना आएगा, बोलो 2 × 10⁻⁶ कितना आएगा, कूलम × मीटर। क्लियर? ये अपन ने निकाला, लेकिन अपना जो निकालना है, अपने को निकालना क्या है, टो का मान निकालना है।
किसका निकालना है? द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है। तो कितना आएगा? टो बराबर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो टो बराबर पी का मान अपन ने निकाल लिया है, कितना है? 2 × 10 की घात -6 गुणा ई का मान बोलो कितना है? 15 × 10 की घात 4 गुणा साइन थीटा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टो बराबर कितना आया? 15 × 10 की घात -2 कितना आएगा? न्यूटन गुणा मीटर। और यही इसका आंसर है। अरे सिंपल ही था ना, एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन है। अपने को जो गिवन डाटा है वो लिखना है और आंसर ना निकाल देना है, ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ अपन ने निकाल ली। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन इसी के साथ। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आज जो है चैप्टर, जो पहला चैप्टर है आरबीएससी बोर्ड के लिए, है ना, वो क्या है? लास्ट लेक्चर है, यानी कि इस लेक्चर के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। आज कंप्लीट चैप्टर हो जाना है और आप लोगों का जो टाइम हो जाता है वो टेस्ट का टाइम हो जाता है। तो आपको टेस्ट के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, वो आप लोगों को करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इतनी देर में। एक विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश क्रमशः ±5 माइक्रोकूलम है तथा उनके मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर है को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, एक द्विध्रुव है, सबसे दिया गया है एक आवेश, जो सबसे पहले अपन कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक द्विध्रुव है जिसके आवेश कितना है? ±5 माइक्रोकूलम, यानी कि Q का मान कितना है? ±5 माइक्रोकूलम। ठीक है, उनके मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2a का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र बराबर 3 × 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम में रखे जाते हैं। तो अधिकतम बल का आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको? क्या बोला है कि एक द्विध्रुव है जिसके आवेश ये हैं और 5 माइक्रोकूलम ±5 माइक्रोकूलम तथा बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है और विद्युत क्षेत्र का मान है 3 × 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम। तो अपने को बल आघूर्ण का मान निकालना है जो कि अधिकतम हो। किस अवस्था में अधिकतम रहता है ये अपन ने निकाला है, लिखी थी अपन ने तीनों कंडीशन। देखो तीनों कंडीशन काम में आ रही है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले तो अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो देखते हैं सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? Q × 2a। तो P बराबर Q का मान कितना है? 5 × 10 की घात -6 और 2a का मान बोलो कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 10 की घात -2। तो P बराबर बोलो कितना आएगा? 10 × 10 की घात -8, यानी कि P बराबर कितना आया? 10 की घात -7 कूलम × मीटर। P का मान निकाल लिया, लेकिन अपने को जो निकालना है टो मैक्सिमम निकालना है। टो मैक्सिमम का मान कितना आता था? PE आता था। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को पता है, साइन थीटा का मान sin 90 का मान अधिकतम होता है, तो थीटा ये आया। तो यहाँ पे P का मान अगर मैं रखता हूँ, P का मान अगर रखता हूँ तो P का मान कितना है? 10 की घात -7 और E का मान है 3 × 10 की घात 7, यानी कि इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो कितना आता है अपने पास में? 3 न्यूटन × मीटर आंसर। अरे यही तो आएगा। तो ये आया अपने पास में सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, है ना। तो कभी तो अपने को बल आघूर्ण पूछ लेगा, कभी क्या पूछ सकता है कि कोण भी पूछ सकता है। अगर अपने पास में जितनी भी नॉन राशि, पहले तो क्या होगा कि ज्ञात राशियाँ दे देंगे, उसके बाद में एक अज्ञात राशि पूछी जाती है जो किसी भी प्रकार से, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, 2a भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर ये पूछता है तो ये गिवन होगा, ये पूछता है तो भी ये गिवन होगा, यानी कि इनमें से 4 में से एक ही जो राशि है वो क्या होगी अपने पास में? अज्ञात होगी। और थीटा का मान भी आपको हिंट दे रखा होगा, या तो क्या दे रखा होगा कि अधिकतम है, या फिर क्या दे रखा होगा कि न्यूनतम है, या फिर थीटा का मान एग्जैक्ट सीधा दे देगा कितने डिग्री का कोण है। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ में अपन। देखो कॉन्सेप्ट समझना अपने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। तो पहले तो कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा करें उतना ही अपने लिए बेटर है। बार बार मैं बताता रहता हूँ ये चीज़ें, है ना। आप बोलोगे कि सर क्या रिपीट मोड पे आप तो यही एक ही एक चीज़ बता रहे हो, लेकिन ये ज़रूरी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलो अब करते हैं, ये तो अपन ने इसके क्वेश्चन कर लिए, 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं अपन। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक न्यूमेरिकल अपने को करवाना है।
ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखता हूँ आज का। एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास में, एक द्विध्रुव है ना, एक द्विध्रुव है जिनके मध्य की दूरी 5 mm है, ठीक है। इनके मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूरी पर अक्षीय रेखा पर तथा 15 सेंटीमीटर दूरी पर निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना। आवेश दे रखा है अपने को, उसका आवेश दे रखा है अपने को प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तथा बीच की दूरी जो है उनके मध्य की वो 5 mm है। तो सबसे पहले तो आवेश का मान है, कितना है 5 माइक्रोकूलम, 5 गुना 10 की घात माइनस का 6 कूलम, ठीक है कि नहीं, 10 माइक्रोकूलम है। तथा बीच की जो दूरी है यानी कि 2a का जो मान है 5 mm है, कितना है 5 mm, यानी कि 5 गुना 10 की घात माइनस का 3 मीटर। इसके बाद में जो ये दे दिया अपने को, ये बोल रहा है कि इसके मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि r का मान कितना है 15 सेंटीमीटर अक्षीय रेखा पर, और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो E का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला तो है अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर बोलो कितना आएगा, फॉर्मूला बोलो फटाफट। EP बराबर कितना आता था 2 kp में आर क्यूब, कितना आता था 2 kp में आर क्यूब, अरे यही तो आता था। यानी कि EP बराबर, सबसे पहले तो P का मान निकालूं मैं, P बराबर कितना होता है Q इंटू में 2a, हाँ Q इंटू में 2a। तो P बराबर देखो Q का मान कितना है 10 गुना 10 की घात माइनस का 6, और बीच की दूरी बोलो कितनी है 5 mm, तो यानी कि 5 गुना 10 की घात माइनस का 3, तो यानी कि P बराबर कितना आता है 50 गुना 10 की घात माइनस 9, यानी कि P बराबर कितना आया 5 गुना 10 की घात माइनस का 8 कूलम गुणा मीटर। क्लियर। तो अब मान रख देते हैं अपन इसका, तो कितना आया 2 गुना K का मान है 9 गुना 10 की घात 9, P का मान अपन ने निकाल लिया 5 गुना 10 की घात माइनस 8 बट्टे आर क्यूब, आर यानी कि 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 गुना 10 की घात माइनस 2 का क्यूब, आर क्यूब यानी कि सेंटीमीटर में है तो मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो EP बराबर कितना आया, ये तो आया अपने पास में 18 गुना 5 गुना 10, ठीक है। और ये बट्टा आ रहा है अपने पास में 15 गुना 15 गुना 15, और ये कितना आ रहा है 10 की घात माइनस का 6। इसको सॉल्व करते हैं चलो अपन। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना आया 3, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा 6, कट गया, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया, ये तो 60 हो गया, ऊपर तो कितना हो गया EP बराबर 60 गुना 10 की घात प्लस का 6, ये ऊपर लेके चला जाऊँगा तो प्लस का 6, और यहाँ पे कितना आया 15 गुना 15, तो 15 गया 15 चौका 60, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूँ 40 बट्टे 15 गुना 10 की घात 5। तो यहाँ पे देखो तुम, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो 15 दूनी 30, 15 थी 45, यानी कि कितना आएगा 2.6 के करीब, 2.66 गुना 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्या पूछा है, निरक्षीय रेखा पर। दूसरा क्या आएगा, निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय रेखा पर पूछा है, निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है EP बराबर कितना होता है KP में आर क्यूब, है ना। तो मान रख देता हूं मैं, EP बराबर K का मान तो कितना है 9 गुना 10 की घात 9, और P का मान बोलो, P का मान कितना निकाला अपन ने 5 गुना 10 की घात माइनस का 8, 5 गुना 10 की घात माइनस का 8 बट्टे R का क्यूब, R मतलब कितना निकाल रखा अपन ने 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुना 10 की घात माइनस का 3 माइनस 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे अपन, कितना आएगा बोलो। देखो मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ, देखो कैलकुलेटर से भी तेज, बोलो कैसे। ये कितना आएगा 1.33 गुना 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। कैसे किया है अपन ने, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं है मेरी,
है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो डबल होती है, यानी कि निरक्षीय रेखा पर इसकी आधी होगी। इसका आधा कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 1.33 गुणा 10⁵ है न्यूटन पर कूलम। तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ईजीली। क्लियर बात। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन अपन ने देख लिए आज। एक और क्वेश्चन समझते हैं जो इसी चैप्टर का है, लेकिन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट भी लगता है, उसके अंदर 11वीं का कॉन्सेप्ट भी लगता है। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है अपने पास, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, समान, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर क्या करते हैं कि एक तो प्रोटॉन, एक अल्फा कण और एक न्यूट्रॉन, यानी कि एक तो प्रोटॉन गति कर रहा है, एक न्यूट्रॉन गति कर रहा है, एक अल्फा कण गति कर रहा है। ठीक है, तो उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा अपने को ज्ञात करना है। यानी कि प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात प्रोटॉन का त्वरण अनुपात न्यूट्रॉन का त्वरण तथा अल्फा कण का त्वरण का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ती है इनकी। ये प्रोटॉन के बारे में तो अपन जानते हैं कि क्या होता है, इसका द्रव्यमान भी अपन जानते हैं और इसका आवेश भी जानते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ये अपन ने पढ़ा था, लेकिन धनात्मक प्रकृति का होता है। यानी कि इसके ऊपर जो अगर जो आवेश की मैं बात करता हूँ, इसके ऊपर जो आवेश होता है वो कितना होता है E, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg, यानी कि इसका द्रव्यमान होता है MP, मास ऑफ प्रोटॉन, इतना मान लेते हैं। जब जो न्यूट्रॉन है उसका जो आवेश होता है वो कितना होता है 2E, क्योंकि ये जो होता है न्यूट्रॉन वो होता है 1H2। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास में 1H2, तो यहाँ पे इसका आवेश कितना हुआ 1H2। तो यहाँ पे इसका आवेश हुआ, क्योंकि 1 क्या है प्रोटॉन, यहाँ पे क्या होता है परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है, परमाणु क्रमांक को दर्शा रहे हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक किसको दर्शाते हैं, प्रोटॉन की संख्या को दर्शाते हैं। तो एक प्रोटॉन है तो आवेश भी कितना हुआ, एक प्रोटॉन के बराबर 1H2। और यहाँ पे जो है अपने पास में वो क्या है द्रव्यमान संख्या, क्या है द्रव्यमान संख्या, यानी कि कितनी है इसकी 2, यानी कि इसका जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के जस्ट डबल होता है, 2 MP के बराबर होता है। ठीक है, याद रखनी पड़ेगी अपने को, आज इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों को आगे तक याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण होता है 2He4 होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन बोलो कितने हैं 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश कितना होगा 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। यहाँ पे जो द्रव्यमान है कितना होगा 4, यानी कि कितना होगा 4 MP। तो यानी कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इनको पढ़ने के लिए मुझे ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, वी नो दैट F बराबर कितना होता है ma। अब आया ना फॉर्मूला कमाल का, तो F बराबर ma। तो F बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, QE भी तो लिख सकता हूँ, QE बराबर ma। अब मैं सबसे पहले निकालता हूँ प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए Q, आवेश का मान कितना होगा E, विद्युत क्षेत्र तो सबके लिए समान है, विद्युत क्षेत्र क्या है सबके लिए समान है, बराबर M, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है MP गुणा AP। ठीक है, तो AP बराबर निकाल सकता हूँ क्या मैं, कितना आएगा EE बटे MP। AP निकालना था ना अपने को, AP, अरे वापस ये AP आ गया, AP फिज नहीं है, ये क्या है एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, यानी कि जो है जो प्रोटॉन का त्वरण AP अपन ने निकाल लिया। इसके बाद में क्या निकालता हूँ न्यूट्रॉन का त्वरण। तो न्यूट्रॉन का त्वरण बोलो कितना आएगा AD बराबर, सीधा लिख दूँ यहाँ पे तो कितना आएगा E की जगह तो कितना आएगा यहाँ पे भी E है, आवेश की जगह तो यहाँ पे आया E इंटू में E, विद्युत क्षेत्र तो सबका समान है, बट्टा, और ये MP की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 MP, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 2 MP के बराबर है, यानी कि ये कितना है 2 MP। तो AD जो आता है कितना आएगा EE अपॉन में 2 MP। ठीक है, तो ऐसे ही A अल्फा कितना आएगा बोलो, A अल्फा कितना आएगा, आवेश की जगह तो यहाँ पे कितना आएगा 2E,
तो कितना आएगा 2E इंटू में E अपॉन में 4 MP, यह कट जाएगा तो कितना आएगा 2 MP, यानी कि A अल्फा बराबर कितना आएगा E अपॉन में 2 MP। तो त्वरण की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, त्वरण निकालता हूँ तो कितना आया AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा बराबर, मान रख देता हूँ AP का मान तो कितना निकाला अपन ने, देखो E अपॉन में MP, E अपॉन में 2 MP, E अपॉन में 2 MP मान रख दिया मैंने, AP का मान रखा, AD का मान रखा और A अल्फा का मान रखा। तो यहाँ से अगर मैं मान निकाल रहा हूँ तो देखो ये तो सारा कट रहा है, कितना यहाँ 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2, इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितना आएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 1 आंसर। ये आंसर भी ठीक और ये भी ठीक है, लेकिन पहले वाला अपन ऐसे ले लेंगे, इसको 2 अनुपात बट्टा में नहीं आना चाहिए अनुपात, इसलिए अपन ने इसको ऐसा कर लिया, तो यहाँ पे आया अपने पास में इनका अनुपात। क्लियर है, यानी कि ऐसे ही अगर अपने को क्या पूछा जाए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण पूछ लिया जाए और क्या नाम ऐसे ही अपने को न्यूट्रॉन का त्वरण पूछ लिया जाए, अल्फा कण का त्वरण पूछ लिया जाए, तो भी अपन निकाल सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन इस एक फॉर्मूले से क्या होते हैं, कवर होते हैं, इससे F बराबर ma से। तो और F बराबर विद्युत क्षेत्र के कारण जो त्वरण होता है QE बराबर कितना होता है, F बराबर QE होता है। तो यानी कि इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपन ने पढ़ लिया, इसके कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए। अब अपन पढ़ते हैं फाइनल पॉइंट की ओर, यानी ये जो चैप्टर है उसका अंतिम जो बिंदु की ओर अपन चल रहे हैं, कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो अपन देखते हैं। लास्ट टॉपिक है वो अपन देख रहे हैं कि क्या है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है विद्युतदर्शी। क्या है बोलो, विद्युतदर्शी, है ना। चलो देखते हैं विद्युतदर्शी क्या होता है। लास्ट है विद्युतदर्शी, इसका बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे कि अपन किसी भी चीज़ को मापने के लिए एक अपने पास में यंत्र होता है ना। कोई भी चीज़ है, जैसे कि द्रव्यमान को मापने के लिए अपने पास में एक तुला है, लंबाई को नापने के लिए अपने पास में एक फीता है ना। और अगर अपन कुछ और चीज़ें मापे, जैसे कि ब्लड प्रेशर मापना है, तो अपने पास में कुछ इक्विपमेंट होता है। अपने को जो बीपी, अपना जो टेम्परेचर कितना उसको नापने के लिए अपने पास में थर्मामीटर, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर नापूं मैं, उसको तोलूं, जो भी है ना, तो उसके लिए अपने पास में एक निश्चित चीज़ होती है। तो ऐसे ही आवेश को मापने के लिए एक युक्ति है जिसको नाम दिया गया विद्युतदर्शी, जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं कि आवेश को मान को मापा जाता है, या फिर मापा एग्जैक्टली तो नहीं माप सकते इसकी सहायता से भी, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इतना आवेश है इसके ऊपर। ठीक है कि नहीं। चलो अपन पढ़ रहे हैं विद्युतदर्शी। अब इसके लिए मैं आपको क्या लेके चलता हूँ, थोड़ा सा 11th क्लास के अंदर लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, तुम्हें ध्यान हो तो, भौतिक राशियों के अंदर अपन ने पढ़ी थी कि मूल राशियाँ अपने पास में 7 राशियाँ होती हैं, और मूल राशियों के अंदर 7 राशियों के अंदर अपन ने जो मूल राशियों में एक राशि आती थी धारा, है ना। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि अगर धारा मूल राशि है तो आवेश क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो आवेश निकला, आवेश के कारण ही तो धारा उत्पन्न हुई। अरे आवेश के कारण तो धारा उत्पन्न हुई, यानी कि जो चीज़ पहले आई उसको पहले क्या देना चाहिए था, मूल मात्रकों में गिना जाता था। लेकिन फिर भी आवेश को मूल मात्रक में गिना नहीं जाता, मूल राशि में गिना नहीं जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका एग्जैक्टली मान अपन नहीं निकाल सकते हैं। अरे क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या बोल रहा है कि अगर पहले एक आवेश है, एक विद्युत धारा है, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आया तो आवेश, आवेश की वजह से ही तो धारा बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश को मूल राशि गिना जाना चाहिए था, है ना। लेकिन फिर भी गिना किसको जाता है, धारा को गिना जाता है। क्यों? क्योंकि आवेश मूल आया पहले है, लेकिन इसको मापने का कोई सही यंत्र नहीं है अपने पास जिसको अपन क्लियरली माप पाएं। इसको नाप नहीं सकते पूरे एकदम एग्जैक्ट तरीके से, इस वजह से इसको मूल राशियों में नहीं गिना जाता है। लेकिन फिर भी इसको कोशिश की जाती है कि विद्युतदर्शी की सहायता से कि क्या किया जाए, इसको नापा जा सकता है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि कितना आवेश है, कौन सी प्रकृति का आवेश है, लेकिन फिक्स नहीं बता सकती कि ये इतना ही आवेश है, थोड़ा बहुत चेंज आ ही जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं चलो इसके लिए अपन विद्युतदर्शी। यानी कि विद्युतदर्शी जैसे नाम से पता चल गया, बता दिया मैंने कि एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, आवेश के
आवेश के मापन का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है अपन देखते हैं। तो एक क्या होता है, एक कांच का जार होता है। ठीक है, और यहाँ पे लगा होता है कॉर्क। ठीक है, एक ढक्कन लगा दिया अपन ने यहाँ पे, और इसके अंदर अपन ने लगा देते हैं एक मेटेलिक रोड। ठीक है, ये मेटल की रोड है, और यहाँ पे लगा दी डिस्क। ठीक है, ऐसे लाइक जैसे कि ये है ना, इसके ऊपर अपन ने ऐसे लगा दी गोल सी पट्टी सी, टोपी पहना दी इसको, है ना। लोगों को टोपी नहीं पहना ना, इसको टोपी पहनाई है, तो यहाँ पे इसको टोपी पहना दी। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि यहाँ पे इसको टोपी पहना दी, और यहाँ पे ये धातु की छड़ ले ली, और यहाँ पे एक कील पर टांग दी दो ब्लेड, बहुत ही पतली ब्लेड्स। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लेता हूँ कि ये एक रोड है ना, ये रोड है, यहाँ पे टोपी पहनाई हुई है, और यहाँ पे एक छोटी सी कील लटका दी अपन बाहर ऐसे निकाल के, और उसके अंदर मैंने पतली पतली सी दो ब्लेड डाल दी, जो कि हल्की है, बहुत ज़्यादा हल्की, स्वर्ण पत्तियों की हल्की। स्वर्ण पत्ती को सबसे ज़्यादा पतला बनाया जा सकता है। ये अपने रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर भी बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया था कि स्वर्ण पत्ती ली थी इसलिए क्योंकि उसको बहुत पतला बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे स्वर्ण पत्तियाँ काम में ले ली। और स्वर्ण पत्तियों में एक खास बात और होती है, वहाँ उनका जो धनावेश है, जो नाभिक होता है, वो भारी होता है, इस वजह से वहाँ पे आवेश का गुण ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पे स्वर्ण पत्ती दो टांग दी एकदम। ठीक है, जैसे कि ब्लेड होती है वो टांग दी। तो तुम देखोगे कि शुरुआत में ब्लेड तो ऐसे की ऐसी रही, एक ब्लेड के ऊपर दूसरी ब्लेड। ठीक है, एक ब्लेड ऐसे आई, दूसरी ब्लेड भी इसके ऊपर ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब मान लेता हूँ कि कोई आवेशित वस्तु लेके जाता हूँ मैं इसके पास, ये आवेशित वस्तु इसके पास लेके गया, आवेशित वस्तु इसके पास लेके जाता हूँ, तो ये आवेशित वस्तु है, इसके पास लेके गया, इसके टच करवा दी मैंने इसको, तो टच करवा दिया, तो यहाँ पे धनात्मक जो आवेश आएगा वो यहाँ तक स्थानांतरित होगा, यहाँ तक जाएगा, और कहाँ तक पहुँचेगा, ये स्वर्ण पत्तियों तक पहुँचेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा, स्वर्ण पत्तियों पर जाएगा। यहाँ पे भी जाएगा ये, लेकिन स्वर्ण पत्तियों पे सबसे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक आवेश यानी कि इनका नाभिक भारी होता है, तो इनकी क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर धनात्मक आवेश गया, मान लिया कि इसके ऊपर कुछ गया 2 कूलम गया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2 कूलम, 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम। तो ये जैसे ही क्या हो जाएगी, अपनी जगह से फैल जाएगी। जैसे कि ये ब्लेड ऐसे थी ये ब्लेड है ना, जैसे ही इसके ऊपर आवेश पहुँचा तो ये ऐसे, क्यों ऐसा, प्रतिकर्षण के कारण, क्योंकि जितना आवेश इसके ऊपर पहुँचा उतना ही आवेश इसके ऊपर भी पहुँचा। तो अब इनके बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है तथा इनके मध्य का बल ज्ञात कर लिया जाता है। F बराबर KQ1Q2/R², यानी कि KQ²/R²। और इसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसके आवेश का मान निकाल सकते हैं। F अपने को पता चल गया, R अपने को पता है, और क्या निकाल रहे हैं अपन, ये जो है अपने पास में बीच की दूरी भी अपने को पता है। ठीक है, K का मान भी पता है, तो यहाँ से Q का मान अपन निकाल सकते हैं। और यही क्या होता है अपने पास में, विद्युतदर्शी होता है। वापस देखें एक बार, क्या किया जाता है कि एक जार है अपने पास में, है ना, जिसके अंदर निर्वात अपन ने भरा है ना, यहाँ पे कॉर्क लगा दिया अपन ने। ठीक है, जो कॉर्क, ठीक है, यहाँ पे ये लोहे की रोड है। ठीक है, ये क्या है, स्वर्ण पत्तियाँ। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि जैसे ही ये इसको लटकाया जाता है, सबसे पहले जैसे अपन ने क्या किया, इन दोनों ब्लेडों को ऐसे डाल दिया इसके बाहर वाली कील के अंदर, तो क्या होगा, ये दोनों ब्लेडें एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी ऐसे। लेकिन जैसे ही कोई धनात्मक वस्तु इसके पास में लेके आता हूँ, धनात्मक लेके आऊँ या फिर ऋणात्मक लेके आऊँ, यहाँ पे लेके आए अपन, है ना, तो जैसे ही लेके आएंगे तो क्या होगा कि ये आवेश यहाँ पे स्थानांतरित होगा। तो यहाँ पे स्थानांतरित होगा तो ये जो आवेश और ये आवेश है, यहाँ पे दोनों पर बराबर आवेश आएगा, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण बल अपन निकाल लेंगे। ठीक है, और प्रतिकर्षण बल अपन ने निकाल लिया, बीच की दूरी है अपने पास में, K का मान है, तो इनकी सहायता से इनके ऊपर आवेश का मान भी मैं निकाल सकता हूँ। इसकी सहायता से अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब एग्जैक्टली मान क्यों नहीं निकाल सकते, F अपने पास में एग्जैक्ट आया है क्योंकि कुछ आवेश यहाँ पे भी वितरित हो जाता है, ये जो रोड है उसके ऊपर भी वितरित हो जाता है, यानी कि सारा का सारा आवेश यहाँ नहीं आ पाता। तो यानी कि अपन जो बल निकाल रहे हैं इन दोनों के मध्य निकाल रहे हैं, जबकि इसका तो कोई रोल ही नहीं है। यानी कि अपने इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, बल का मान निकाल सकते हैं और इसकी सहायता से आवेश का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ये पहले ही रोड ऐसे है, पहले ही छड़ ऐसे है, ये दोनों जो पत्तियाँ हैं ऐसे हैं, यानी कि मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है। मान लिया कि कोई सा भी आवेश है, अगर मैं कोई दूसरी छड़ लेके आता हूँ, मान लिया एक छड़ लेके आ रहा हूँ आवेशित, इसके ऊपर ये ऊपर मैंने टिकाई, ऐसे मैं टिकाता हूँ, अगर ये और ज़्यादा प्रतिकर्षित होती है, इसका मतलब क्या है, ये इनके ऊपर जो आवेश था वही आवेश मैं पास लेके आया हूँ। देखो तुम देखो ध्यान से देखो ना इसको, है ना।
तो यहाँ पे क्या मान लिया कि ये पहले से ही प्रतिकर्षित है, तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पहले से ही आवेश है ना, पहले से ही आवेश है इसलिए प्रतिकर्षित है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इधर लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे टच किया, तो मान लीजिए ये धनात्मक आवेश गया यहाँ पे, अगर ये और प्रतिकर्षित हो रही है यानी कि इन दोनों के मध्य बल बढ़ रहा है, यानी कि पहले से भी यहाँ पे धनात्मक है, अब भी मैं धनात्मक लेके आ रहा हूँ, तो यानी कि प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर ऋणात्मक लेके आता हूँ तो ये क्या होगी, इधर झुकेगी, इधर सिकुड़ेगी। यानी कि इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं इसकी सहायता से कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विद्युतदर्शी की सहायता से आवेश का संसूचन कर सकते हैं, आवेश के मान के अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आवेश है। क्लियर। तो चलो इसी के साथ में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ना है और पूरा आरबीएससी के अकॉर्डिंग अपन ने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। उसके न्यूमेरिकल्स भी अपन ने सारे कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे अपन ने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो वो न्यूमेरिकल मुझसे पूछ सकते हो, बुक है तो किसी के पास, ठीक है ना, वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। इनके नोट्स बनाने आपको कॉपी के अंदर, और जितनी ज़्यादा बार इसको देखते हो, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे उतना ही अपने लिए बेटर है, ठीक है। चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।